जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे यूनिट नंबर 2 क्लास 6 साइंस फेडरल बोर्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलें जी, जानते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज क्या कह रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो है वो ये किया जा रहा है जी, हमने अब यहाँ पर राइट आंसर को चूज़ करना है। पहला सवाल है, अ पोटैटो कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स सीड्स। क्या आप आलू को सीड्स की मदद से ग्रो कर सकते हो या उगा सकते हो। बट मोस्टली फार्मर्स कट पीसेस ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। लेकिन फार्मर्स क्या करते हैं कि आलू के छोटे से टुकड़े कर देते हैं एंड बरी दम इन द सॉयल, और फिर उनको दफना देते हैं सॉयल में। मतलब इतना गहरा नहीं दफनाते, थोड़ा सा ऊपर करके दफनाते हैं, या आप दफनाने का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, इट नीड्स मोर वाटर। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि शायद ज़्यादा पानी चाहिए होता है सीड्स को। इट इज़ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये एक बड़ा तेज़ तराक तरीका है कि पौधे को जल्दी से ग्रो किया जाए। पोटैटो पीसेस आर यूजलेस। पोटैटो के टुकड़े फजूल होते हैं, शायद इसलिए वो ऐसा करते हैं। इट इज़ दी हैबिट ऑफ द फार्मर्स, या फिर ये किसानों की आदत होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि पौधे को जल्दी ग्रो कराएं। देखें, आलू खाते हैं, आलू की चिप्स खाते हैं, आलू का सालन बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं आप आलू के साथ। आलू तो फेवरेट गज़ा है सारी दुनिया में इंसानों की। पोटैटो कहते हैं इसको, साइंटिफिक लैंग्वेज में सोलानम ट्यूबरोसम जो है वो कहा जाता है। तो लिहाजा आप कह लो कि ये हैबिट नहीं है फार्मर्स की, बल्कि कोई इसको यूजलेस स्पीसीज़ हो जाते हैं तब, या कोई पानी ज़्यादा या कम का मसला नहीं है, क्योंकि क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है ये। इसलिए आलू के पीसीस को, टुकड़ों को लगाया जाता है। क्योंकि देखें, सीड से पहले सीडलिंग बनेगा, पौधा बनेगा, फिर वो बड़ा होगा, उसकी जड़ों में आलू लगेंगे। इसलिए एक लंबा प्रोसेस है सीड से आलूओं को उगाना। तो वो क्या करते हैं कि आलूओं के पीसीस को ही जल्दी से वो कट करके खेत में लगा देते हैं और उससे आलू बन जाते हैं और ज़्यादा। तो आप कोई वीडियो ज़रूर देखिएगा इसके ऊपर जहाँ पर आलू उगाए जा रहे हों, ठीक है। सो इसके पहले सवाल का जवाब तो मैं लगाऊंगा बी ऑप्शन, दैट इज़ द राइट मोस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैथड्स बिकॉज दे कैन। अब देखें, ये जो अमल था ना, हमने क्या किया, हमने सीड से आलू को ग्रो नहीं किया, हमने किससे ग्रो किया, हमने उसके पीस से। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं पौधों के वो हिस्से जो कि कहलाते हैं, आप कह लें पौधों के वो हिस्से, हम स्टेम कह सकते हैं, स्टेम, रूट और लीफ। ठीक है, ये तीन हिस्से क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। और प्रोपगेशन का मतलब है उनकी बढ़ोतरी करना, यानी स्टेम से आपने आलू उगाए भी। देखें, याद रखिएगा, जो आलू के ट्यूबर्स होते हैं उनको स्टेम कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पोटैटो ट्यूबर्स को अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। आप देखेंगे कि ये जो आलूओं की स्टेम होती है ये ज़मीन के अंदर रहती है, मिट्टी के अंदर। अमूमन पौधों की स्टेम बाहर आ जाती है, लेकिन ये जो आलूओं की स्टेम होती है अंडरग्राउंड होती है। सो दैट्स वाई इनको हम स्टेम ट्यूबर्स भी कहते हैं या पोटैटो ट्यूबर्स कहते हैं। तो ये वेजिटेटिव हिस्सा होते हैं। तो जब आप किसी पौधे को उसके वेजिटेटिव हिस्से से उगाते हो, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो स्टेम, रूट, लीफ, अभी कभी आपने शायद देखा हो कि जड़ों से भी आप ग्रो कर सकते हो मुख्तलिफ पौधों को, या फिर आप लीफ से भी जो है वो ग्रो कर सकते हो। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब ये सवाल किया जा रहा है कि फार्मर्स ने प्रेफर कर दिया किसको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, मेथड को, बिकॉज दे कैन, क्यों, प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं, न्यू वैरायटीज़ तो कभी नहीं बनेंगी, याद रखो। क्योंकि जैसी स्टेम होगी वैसे ही आगे अगर आलू मीठे लगाओगे आप तो मीठे आलू बनेंगे। अगर फिक्के, वी यूज़ वर्ड इन पंजाबी, फिक्के, फीके इन उर्दू, एंड टेस्टलेस, या कह लें नॉट स्वीट, ठीक है, वो अच्छे होते हैं। वैसे आलू, जो मीठे आलू होते हैं वो इतने मज़े के नहीं बनते, लेकिन जो फीके आलू होते हैं वो मज़े के बनते हैं। तो अगर आप फीके आलू लगाओगे तो फिर फीके आलू की वैरायटी पैदा होगी। अगर आप मीठे आलू लगाओगे तो फिर मीठे आलूओं की, तो फिर वैरायटी तो ना निकली ना, न्यू वैरायटी तो ना निकली। ये जवाब नहीं बनेगा। ग्रो प्लांट्स क्रॉप्स क्विकली एंड ईजिली, और ये मेथड इसलिए अपनाया जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जाती है
ताकि आप जल्दी से ग्रो कर सको प्लांट्स को या क्रॉप्स को। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच लग रही है, यही वजह होगी। बहरहाल अगली वजह भी पढ़ लेते हैं। कॉप विद ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़, और शायद और सारी बीमारियों से निपटने के लिए भी ये काम किया जाता है। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि जब वैरायटी पैदा नहीं होगी तो डिजीज़, अगर आप याद रखिएगा, अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर आपका एक आलू को कीड़ा लगा है तो वो कीड़ा सारी फसल को भी लग सकता है। तो लिहाजा निपटना, कॉप का मतलब होता है निपटना। तो अगर आप निपटना चाहते हैं सारी बीमारियों से, तब आप ये काम कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीड से वैरायटी पैदा होती है, याद रखिएगा, वेजिटेटिव पार्ट से नहीं होती है। लेकिन हाँ, यू कैन से दैट ग्रो प्लांट्स क्रॉप्स क्विकली, जल्दी ग्रो करने के लिए तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन वैरायटी बनाने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए ये काम आप नहीं कर सकते। सर्वाइव ऑल टाइप्स ऑफ वेदर चेंजेस, और वेदर चेंजेस से बचने के लिए देखें, वैरायटी पैदा होगी तभी तो वेदर चेंजेस से भी प्लांट्स बच सकेंगे। हो सकता है कि आपके 2-4 सीज़न निकाल जाएं एक ही किस्म के आलू, लेकिन सीड से ग्रो करने से आलूओं की नस्ल ज़्यादा सही रहेगी। लेकिन फिर भी आप कहेंगे सर, फिर भी किसान क्या करते हैं कि वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, वो स्टेम के साथ ही आलूओं को ग्रो करते हैं। तो हाँ, ये एक क्विक बिजनेस है ना, ये आलू ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और वैसे भी आपको पता है आजकल आलूओं का क्या रेट चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको लगाना है आंसर को। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा मेरा ये बात करना टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना मैं वीडियोस बनाऊं आपके लिए और आपकी बातों को, आपके लॉजिक्स को, आपकी लर्निंग्स को इंटरेस्टिंग कर दूं। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनमें से कौन सा हिस्सा है ऐसा, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन अभी इन्वॉल्व नहीं है। देखें ना, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बातें कर रहे हैं आपसे, यानी कि ऐसे कौन सा हिस्सा है इसमें स्टेम से आप ग्रो नहीं कर रहे चीज़ों को, पौधों को, रूट से ग्रो नहीं कर रहे, लीव से, कौन सा इसमें ऑप्शन ऐसा है। कटिंग, देखिए कटिंग में क्या होता है कि आप एक पौधा काटते हैं और उसको लगा देते हैं और नया पौधा लगा उग जाता है वो, तो कटिंग तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही हुई। ट्यूबर्स, यानी कि स्टेम ट्यूबर्स, जैसे आलूओं के हो गए, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, इनको भी आप जब ग्रो करते हैं तो वो भी ट्यूबर्स के थ्रू करते हैं, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही हुई। उसके बाद रनर, रनर भी यही होते हैं, जो स्टेम्स वगैरह आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आती हैं, जिस तरह मिंट आपने खाया होगा, पुदीना खाया होगा, वो रनर्स के तरीके से ग्रो करते हैं, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका है। हाँ, ये ऑप्शन सबसे सूट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन, जब एक फूल से जरदाना लिया और दूसरे फूल से उसकी ओवरी ली और फिर उनके एग्स और स्पर्म्स को आपस में फर्टिलाइज कराया, तब ये कह लो कि एक नया एक नस्ल पैदा होती है, एक वैरायटी पैदा होती है। तो ये ऑप्शन सबसे सूट कर रहा है इस बात को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तीनों चीज़ें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या सेक्सुअल प्रोपगेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये बात कर रहे हैं जनाब चौथे सवाल में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है एक प्रोसेस है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछा जा रहा है कि द बिग एडवांटेज टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक एडवांटेज है, क्यों है किसी जानदार के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए ये एडवांटेज क्यों है। वैरायटी लेकर आती है ऑर्गेनिजम्स में, आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बनाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बनाती है, याद रखिएगा, ठीक है। मेरा ख्याल है यही ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वैरायटी इन ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकर आती है। और अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एनर्जी फॉर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, और ये शायद एनर्जी देती है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। तो ये बात तो किसी हद तक हम आगे जाकर सोचें तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी सूट नहीं कर रही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सिमिलर कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, और सिमिलर कॉपीज पेरेंट्स की तरह बनती हैं। तो मैंने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सिमिलर कॉपीज बनती हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, वैरायटी नहीं आती। तो लिहाजा आप कहें कि वैरायटी इन ऑर्गेनिजम्स अगर लफ्ज़ आ जाए, कि वैरायटी का लफ्ज़ आ जाए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही वैरायटी आती है, फर्टिलाइजेशन से ही वैरायटी आती है, याद रखिएगा। सीड के बनने से ही वैरायटी जो है वो आती है। चलें, उसके बाद हम अगले सवाल को करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलें जी, अगला सवाल क्या किया जा रहा है जी। एन अनियन, और एन अनियन प्लांट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट। एक अनियन प्लांट जो है एक नया अगर प्लांट बना रहा है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स,
अब देखें सीड नहीं बन रहे ना, इसका मतलब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है, या रूट लिया होगा या स्टेम लिया होगा या फिर कुछ और लिया होगा, तो यू कैन से दैट कि अनियन का जो है विदाउट सीड्स ग्रो करना एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, यस, इसमें तो आंसर आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं. याद रखिएगा ये जो आपको अनियन प्याज है, जिसे हम एलियम सीपा भी कहते हैं साइंटिफिक ज़ुबान में, तो ये बेसिकली क्या होता है कि अपनी स्टेम से ही ग्रो किया जाता है. ठीक है, इसको भी स्टेम से ग्रो कर लेते हैं. बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं. तो लिहाजा सबसे बेस्ट आंसर इसका ये है, क्योंकि आप अनियन को जो है वो ना तो फ्रेगमेंटेशन के मेथड से ग्रो करते हैं, ना बडिंग के मेथड, ना फिजन के मेथड से, बल्कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से आप अनियन को ग्रो करते हैं. उसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल आती है ट्यूलिप की. अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, ट्यूलिप्स या लिलीज या अनियंस, ये किस तरह रिप्रोड्यूस किए जाते हैं. तो ये याद रखिएगा, इनको रिप्रोड्यूस करने का जो एक तरीकाकार है, आलूओं को तो ट्यूबर्स की मदद से ग्रो किया जाता है. फिर फ्लावर्स हो गए, जिसमें गुलाब का फूल होता है, उसको कटिंग के थ्रू मेथड से रिप्रोड्यूस किया जाता है. फिर मैंने आपको पुदीना बताया था, मिंट बताया था, वो रनर्स के मेथड से रिप्रोड्यूस किया जाता है. लेकिन अनियन एक बल्ब है. ठीक है, जैसे आपने बल्ब नहीं देखा घर में, तो अनियन भी एक बल्ब की तरह ही होता है ना. तो अनियन को बल्ब्स के मेथड से, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से जो है वो ग्रो किया जाता है. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब यहाँ पर ये किया जा रहा है, आ स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ अ शूट. एक जो स्टेम है डेफिनेटली उस शूट से ग्रो करती है स्टेम, विच ग्रोज इन एयर. स्टेम बहुत सी मैंने आपको अंडरग्राउंड स्टेम्स भी बताई हैं, लेकिन काफ़ी स्टेम्स तो बाहर आ जाती हैं ज़मीन से, मट्टी से. समटाइम्स स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड इन प्लांट लाइक. लेकिन कभी कभी कुछ जो पौधे हैं उनकी स्टेम्स जो है कैन बी अंडरग्राउंड, यानी कि वो सॉइल के अंदर ही रहती हैं, स्टेम्स बाहर नहीं आती हैं. वो कौन से पौधे हैं, वही सवाल कर रहे हैं. देखें, जो गुलाब है या जैस्मिन है, इसकी तो स्टेम्स बाहर आती हैं क्योंकि इनके पूरे पौधे होते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ. मैंगो ट्रीज़ भी आपको कितनी बड़ी स्टेम होती है, उसकी ट्रंक बन जाता है स्टेम किसी वक्त में. ऑरेंज के भी आपको पता दरख्त होते हैं और इनकी भी स्टेम बाहर आ जाती है. स्ट्रॉबेरीज हो गया या पुदीना हो गया, ये मिंट जो है वो तो रनर्स होते हैं. स्ट्रॉबेरी के भी मैंने पौधे देखे हैं जिनकी स्टेम्स बाहर होती हैं. पोटैटो एंड अनियन, लेकिन ये ऐसी स्टेम्स हैं जो कि आपको कहाँ मिलेंगी, अंडर द सॉइल. तो लिहाजा आप कहेंगे कि डी ऑप्शन इज़ अ वेरी वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सर्कल दिस आंसर. चलें उससे अगला सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से. अगला सवाल है जी, पोटैटो ट्यूबर्स हैव डिप्रेशंस कॉल्ड आइज. आलू में ना छोटे छोटे से आपको डिप्रेशंस नज़र आएंगे जिनको हम आइज कहते हैं. तो ये देखें, हमारे पास जो है इस वक्त एक प्याज है स्क्रीन पे, और इसकी ये रूट्स हैं, और ये पूरा का पूरा बल्ब है एक. ठीक है, वी यूज़ टू कॉल इट एज बल्ब, और ये बल्ब है. और वी कैन नॉट से दैट कि इसकी आइज़ होती हैं. इसकी तो आइज़ नहीं होती, लेकिन आपको आलू में ना छोटे छोटे से इस तरह की आइज़ नज़र आएंगी. जिस तरह मैं डिप्रेशंस बना रहा हूँ ना यहाँ पे इस प्याज के ऊपर. अभी मैं आलू देख रहा था कि मुझे मिल जाता, लेकिन घर में अभी आलू नहीं है. तो ये क्या कहलाएगा, आइज़. इस तरह के आपको ना आलूओं में थोड़े थोड़े डिप्रेशंस नज़र आएंगे. तो आप अभी जाएँ किचन में देखें, अगर आलू पड़े हुए हैं घर में, आपके पोटैटोज़ पड़े हुए हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आइज़. तो पोटैटो के ट्यूबर्स होते हैं, उनके डिप्रेशंस जो होते हैं और उनकी क्या होती हैं, आइज़ होती हैं. सो इफ़ अ पीस इज़ विदाउट एन आई, अगर कोई आलू ऐसा मिले जिसमें आई ना हो, इट विल नॉट ग्रो, और वो ग्रो नहीं करेगा. इनटू अ न्यू प्लांट, वो नया पौधा नहीं बनेगा. बिकॉज आइज़ क्या करती हैं, हैव सीड्स. क्या आइज़ के अंदर उनके सीड्स होते हैं? तो सीड्स वाला तो मामला डेफिनेटली अगर होगा तो वो तो फिर डेफिनेटली एक नया प्लांट बनेगा. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो नहीं होगी ना फिर. तो आई डोंट थिंक सो कि सीड्स होते हैं आइज़ में. हैव बर्ड्स, क्या उनमें बर्ड्स होते हैं? कैन ग्रो ब्रांचेस, क्या वो ब्रांचेस ग्रो कर सकते हैं? कैन ग्रो रूट्स, क्या वो रूट्स को ग्रो कर सकते हैं? तो आखिरकार आइज़ में ऐसा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जो आइज़ होती हैं उनमें याद रखिएगा हमेशा बर्ड्स होते हैं. ठीक है, कोई सीड्स नहीं होते, ना कोई उनके अंदर ब्रांचेस निकली होती हैं या कोई इसमें कोई रूट्स वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं. इसमें बर्ड्स होते हैं.
आइज कंटेन बर्ड्स, तो लिहाजा बर्ड से जो है एक नया आलू पैदा होता है, या नए आलू, बहुत से आलू पैदा हो सकते हैं, ठीक है। फिर बर्ड्स के आगे से बाद रूट्स निकल आती हैं और फिर सारा प्लांट बनता है। तो ये भी एक साइंस है जो अब आगे जाके हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो फ़िलहाल इतना ही है जो आपको बताया जा रहा है। सो लेट मी जस्ट ट्राई दिस, बी इज़ द राइट आंसर। फिर है जी, ग्राफ्टिंग इज़ डन मोस्टली इन फ्रूट ट्रीज़। ग्राफ्टिंग जो है वो किस में की जाती है जी? फ्रूट ट्रीज़ में की जाती है, अच्छा फल हासिल करने के लिए, टू प्रोवाइड रूट स्टॉक विच हैज़। अच्छा, अब डेफिनेटली जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं ना, ग्राफ्टिंग में क्या सीन होता है कि कटिंग में तो ये होता है कि एक पौधा कट किया, दूसरा कट किया। ग्राफ्ट में होता है कि ऑलरेडी एक पौधा लगा हुआ होता है। लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ये पौधा है, ये उसकी जड़ें हैं। तो ग्राफ्ट में क्या करते हैं कि आप लेट्स से दैट कि ये एक पौधा है, लेट मी जस्ट, ये जड़ें हैं, इसकी रूट्स हैं और ये उसके ऊपर वाले हिस्से हैं, ब्रांचेस हैं। तो आप यहाँ से कट करते हैं इसको, किसको? एक पौधे को। लेट्स से ए पौधा है और ये बी पौधा है, और इसको कट करके आप अपने पौधे के अंदर ही यहाँ लगा देते हैं। यानी जो इसकी जड़ों से फ्रूट इसको अपने पौधे को जा रहा है, तो इसके जो टिश्यूज़ हैं अंदर से, आप ये पौधे के टिश्यूज़ को भी इसके अंदर लगा देते हैं ताकि इसको भी फिर आगे से खुराक मिले और फिर इसके जो फल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैदा हों, ठीक है। तो अब क्या सीन होता है, ऐसा करते क्यों है ऐसे? ग्राफ्टिंग इज़ डन मोस्टली इन फ्रूट्स ट्रीज टू प्रोवाइड रूट स्टॉक विद, ताकि रूट स्टॉक उसको दिया जाता है। ताकि क्यों उसको दिया जाता है ये रूट स्टॉक? रीज़न क्या है कि वीक रूट्स दी जाती हैं? नहीं। स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट रूट्स दी जाती हैं? क्वाइट यस। डिजीज रूट्स दी जाती हैं? तो बिल्कुल गलत है। स्मॉल रूट्स हैं, ये भी गलत है। तो स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट रूट्स दी जाती हैं ताकि उसको ऐसी रूट्स मिल जाएं कि जिससे उसके पौधे की ग्रोथ हो। देखो ना, फल अगर अच्छा पैदा होगा, जूसी पैदा होगा, उसकी सेल ज़्यादा होगी, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए तो ऐसा किया जाता है। तो लिहाजा मैं इसी आंसर पर रहूँगा, बी ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जनाब 10वें नंबर पे, इन लेयरिंग टेक्निक, एक लेयरिंग टेक्निक है, नो हार्म इज कॉज टू द पेरेंट प्लांट। अब पेरेंट प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो रहा लेयरिंग से। फ्यू ब्रांचेस आर इन्वॉल्व, सम रूट्स आर यूज्ड एज अ रूट स्टॉक, ठीक है। ये ग्राफ्टिंग को आप लेयरिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। चलें लेयरिंग टेक्निक पे बात करते हैं। मैं ये देखें आलू दिखाना चाह रहा था आपको, ये देखें आलू से जो है ना, अब ये इसकी आई है और आई से आपको ये देखें बर्ड्स ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आलू है, पोटैटो ट्यूबर है, ठीक है। लेयरिंग टेक्निक क्या होती है उस पर बात करते हैं। ये देखें अब ये लीफ है और इसके भी लीफ से नया पौधा बन जाएगा, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। और ये भी कोई एयर प्लांट में बडिंग दिखा रहे हैं आपको। सो इट्स अ वेरी नाइस डायग्राम। अब ये तो बहुत से बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, लेयरिंग जो होती है ये हो रही है कि क्या किया जा रहा है कि आप ये देखें कि एक जो पौधा है उसको आपने लिया, उसकी ब्रांच को फिर आगे ज़मीन में क्या कर दिया, डिप कर दिया, और फिर क्या हो रहा है यहाँ से कि रूट्स निकल रही हैं। यानी इसकी ब्रांच में से ही क्या निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं। तो आप यहाँ से कुछ कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं कि व्हेन अ ब्रांच किसी भी झाड़ी की, श्रब की, टचेस दी ग्राउंड, तो वो क्या करती है, जो मिंट है ना, मिंट पुदीना, आप घर में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। उसकी ब्रांच को ज़रा सा ज़मीन पे लगाएं तो यहाँ से मतलब एक ये है पुदीना, रनर होता है, ये रनर प्लांट कहते हैं इसको। तो ये इसकी एक स्टेम है, ठीक है, ये इनकी नीचे रूट्स हैं। तो फिर क्या होता है कि अगर आप इस वाली इसकी स्टेम को क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉइल के अंदर कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि ये भी रूट्स निकाल लेगी, ठीक है। ये भी क्या निकाल लेगी, फिर आप यहाँ से वो कट करें और ये पौधा लेकर आपने घर में लगा लें, उनका भी लगा रहा और आपका भी बन गया, यू नो। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि आप कर सकते हैं लेयरिंग। इट प्रोड्यूसेस रूट्स एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। लेयरिंग कैन बी डन बाय बेंडिंग branch and removing the ring of bark and covering it with the soil mud। थोड़ा सा यहाँ से इसकी क्या करना है आपने कि जो ब्रांच है ना, इसकी ऊपर वाली लेयर को हटाना है और फिर इसको मिट्टी में दबा देना है, तो उसकी रूट्स निकल आएंगी। फिर यहाँ से को कट करें और ये पौधा बन गया, जड़े भी हैं, ये पूरा पौधा फिर आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो एक प्लांट से आपने क्या किया, दो प्लांट्स बना लिए। सो फ्यू ब्रांचेज आर इन्वॉल्व। तो लेयरिंग टेक्निक में आप ब्रांचेस को इन्वॉल्व करते हैं ना, फिर ब्रांचेस को इन्वॉल्वमेंट होती है, ना तो रूट्स की इन्वॉल्वमेंट है, ना तो लीव्स की इन्वॉल्वमेंट है, ना ही बर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, ब्रांचेस की। तो लिहाजा ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, इस चैनल के साथ रहें, अभी इसको सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी
और ये कॉलम मैचिंग है, अब इसको भी कर लेते हैं ताकि बच्चों को ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चले अब तो काफ़ी कुछ सिखा भी दिया वीडियो को दौरान ही, तो अगर आप मेरी वीडियो ही देख लें तो पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है, आई होप सो हो जाता है। तो बड़ा लेक्चर्स भी बनाएंगे चैप्टर पे इंशाल्लाह, वो भी देखिएगा, बल्कि बनाए हुए हैं, आप देखें लेक्चर्स को भी, इससे ये होगा कि आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा आपको साइंस समझ में आएगी। सो GS अकेडमी को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब कॉलम ए नज़र आ रहा है आपको, कॉलम बी नज़र आ रहा है, यहाँ पे लफ्ज़ हैं और यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, मैच करनी है। तो इसको ऐसा करते हैं, नंबरिंग दे लेते हैं। ठीक है, चले अब मैंने नंबरिंग दे ली है। अब नंबरिंग 7 पॉइंट्स फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम मैच करते हैं। पहला बल्ब है, तो बल्ब किसके साथ मैच करेगा, ये आपने अब सारी रीडिंग्स करनी है प्रॉपर्ली, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन आप कर लेंगे, मैं आपके साथ करता हूँ। पहला बल्ब है जी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम विद बर्ड्स, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं इसका। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स अंडरग्राउंड स्टेम विद द थिकी फ्लैशी लीव्स, ठीक है जी, स्टेम ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड एंड बर्ड्स एट मार्जिन ऑफ द लीव। तो रनर है जी, रनर में क्या लेंगे कमेंट आप। ठीक है, रनर में आप अंडरग्राउंड स्टेम विद दी थिक, अंडरग्राउंड तो नहीं होती है ये, स्टेम्स ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड, तो ये बिल्कुल सूटेड आंसर है, मैं पहले का भी आपको बताता हूँ। फिलहाल ये मैच कर गया आपका 2-2 के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वन के पास। ट्यूबर होता है, जो ट्यूबर क्या होता है, ठीक है, एक स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है बर्ड्स के साथ, तो आप 3 को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या निशानी है, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स को कहते हैं, तो लिहाजा ये आपका बनेगा जनाब 4th ऑप्शन। उसके बाद जी 5वें, कटिंग क्या होती है, कटिंग में होता है जी अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक फ्लैशी लीफ, पीस ऑफ स्टेम एंड रूट और लीफ बर्ड्स। प्लांटलेट्स क्या होते हैं, प्लांटलेट्स जो हैं एक छोटे छोटे से पौधे होते हैं, ठीक है, जो आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये वैसे लेवल आपका चेक किया जा रहा है यहाँ पे कि आप कितने लाइक स्टूडेंट हैं, क्योंकि लफ्ज़ों को सिर्फ मैच करना है आपकी सेंसेशन के साथ, तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सा है ये पैराग्राफ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पीस ऑफ स्टेम ले लो, रूट ले लो या लीफ ले लो, से पूरा पौधा बन जाता है, तो इसको तो 7 लगा देते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक फ्लैशी लीव्स, अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक फ्लैशी लीव अगर होगी तो क्या होगा वो। अच्छा, इसमें से जो रह गया था 1 रह गया था, बल्ब रह गया था, बल्ब बर्ड्स एट मार्जिन ऑफ द लीव्स, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट गैमीट्स, तो आई थिंक सो 7 को जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट गैमीट्स जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसको फिलहाल यहाँ से अरेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी गलती हो गई है। 7 इसके साथ मैच करेगा, पीस ऑफ स्टेम, रूट और लीफ। ठीक है, चलो थोड़ा सा इजी करते हैं, पहले इस पजल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये वाला कॉलम तो इधर आ गया और 3 वाला इधर आ गया, ये तो मैंने फ़िलहाल कंफर्म लगा दिए आपको। 4th वाला जो है वो इधर आ जाएगा, फिर जनाब आपके पास 4 तक हमने किया। ठीक है, तो बल्ब क्या होता है, तो कटिंग में जो है आप यूज़ क्या करते हो, पीसीज ऑफ स्टेम यूज़ कर सकते हो, कटिंग रूट की भी हो जाती है, लीफ की भी वैसे कटिंग पॉसिबल है, कट करके लीफ ही लगा दें आप तो ग्रो कर जाता है। तो 5 को हम यहाँ लगा लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, 5 ये ऐसे ही मैच कर गया। फिर अब आपके पास अब 2 रह गए हैं, ठीक है, दैट इज़ प्लांटलेट्स एंड बल्ब। तो यहाँ से हमारे पास ये 2 ऑप्शंस रह गए हैं। अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक फ्लैशी लीव्स, इसको आप बल्ब कह लें, यहाँ 1 लगा दें। बर्ड्स एट मार्जिन ऑफ लीव्स, तो जो मार्जिन ऑफ लीव्स पे छोटे छोटे से बर्ड्स बनते हैं उनको आप प्लांटलेट्स कह सकते हैं। तो दिस इज़ दी वेरी सूटेबल आंसर्स फॉर ऑल दीज कॉलम्स एंड आई होप कि आपने इनके जवाब लगा लिए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फिर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको इंशाल्लाह हम हल करेंगे। तो आपने जो है इस वीडियोस के साथ रहना है। अभी आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, या अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शुरू में ही लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और अपना ख्याल रखना है इस चैनल का भी, और अल्लाह हाफ़िज़, दैट्स इट।